आज चक्रव्यूह की घेराबंदी में वक्फ बोर्ड खड़ा है और हम करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का विश्लेषण। वक्फ बोर्ड की दादागिरी पर पहले से ही बहुत सवाल उठते रहे हैं और शायद इसके बने रहने तक सवाल उठते रहेंगे। वो क्या है सवाल, क्या है समस्याएं और क्या है वक्फ बोर्ड, आज के एपिसोड में इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड नेहरू जी के समय में ही अस्तित्व में आ गया था। 1954 के अधिनियम में इसको बनाया गया और ये एक आधारशिला कह सकते हैं वक्फ बोर्ड की। इसी के आधार पर, इसी एक्ट के आधार पर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। फिर समय समय पर इसमें बहुत सारी चीजें बदलाव में लाई गई। वक्फ बोर्ड के मामले में सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दी गए, असीमित शक्तियां दे दी गई। न्यायपालिका में भी अगर आप मुकदमा हार जाते हैं या किसी प्रकार से आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील करने का आपको अधिकार रहता है। लेकिन 1995 की जो धाराएं हैं वो न्यायपालिका को भी पंगु बनाने का काम करती हैं। 2013 में मनमोहन जी की सरकार में भी इसमें कुछ संशोधन आए थे। अब हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था और क्या अपने उद्देश्य में ये सफल रहा है। धार्मिक, शैक्षिक और परोपकारी कार्य के लिए मुस्लिम समाज में आमूलचूल परिवर्तन आए, उनका शैक्षिक स्तर बने, सामाजिक स्तर में भी जो उनके एक गिरावट देखी गई है उसमें भी सुधार हो और उनके परोपकार के लिए इस बोर्ड को काम करना था। आपने 2005 की सच्चर कमेटी के बारे में सुना होगा। इसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि मुस्लिम समाज शैक्षिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर है, सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। जब ये वक्फ बोर्ड 54 से चल रहा है, इतने वर्षों तक काम किया है, तो ये कैसे हुआ कि ये समाज पिछड़ा रह गया। इसका सीधा मतलब है बोर्ड ने अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया, या बोर्ड को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य में बोर्ड सफल नहीं रहा, या बोर्ड ने ईमानदारी से काम नहीं किया। कारण जो भी हो, अगर बोर्ड अपनी भूमिका के निर्वहन में बार बार असफल रहा है तो क्या बोर्ड के अस्तित्व को बनाए रखना आवश्यक है? क्या इस बोर्ड की अब कोई जरूरत रह गई है मुस्लिम समाज के लिए? और अगर सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए भारत सरकार को, प्रदेश सरकारों को दूसरे उपाय करने पड़े तो इस उद्देश्य से गठित कोई भी व्यवस्था प्रासंगिक नहीं रह जाती है। और वक्फ बोर्ड के बारे में भी यही माना जा सकता है। 1995 के जो असीमित अधिकार मिले थे, जो शक्तियां इनको मिली थी, वो पूरे देश के लिए एक संकट का कारण बनती जा रही है। अब देश चाहता क्या है? देश चाहता है कि ये जो वक्फ की असीमित शक्तियां हैं, इसकी अराजकता के कारण पूरा देश चिंतित है और वो चाहता है कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के कानून, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी की संपत्ति पर कोई अधिकार कर ले, कोई अपना बना ले, कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे और उसे अपनी अपील कोर्ट में करने का अधिकार भी ना हो।
सरकार के पास जाने का अधिकार ना हो। सरकार और न्यायपालिका से ऊपर कोई ऐसी संस्था बना दी जाए तो व्यक्ति न्याय लेने, न्याय मांगने कहाँ जाएगा। और मैं समझता हूं कि यह जो सामाजिक चिंतन है वक्फ बोर्ड के कारण, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर मुस्लिम समाज को भी विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको भी विचार करना चाहिए और न्यायपालिका को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी संवैधानिक संस्थाएं देश में होनी चाहिए जो लोगों के अधिकारों का हनन करती हों, और इसीलिए लोग इसको पूरी तरह से समाप्त करने की पैरवी कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या है देश में, बहुसंख्यक समाज भी और कुछ हद तक अल्पसंख्यक समाज भी इसको समाप्त करने की अपील कर रहा है। लेकिन आजकल ये बहुत चर्चा है वक्फ बोर्ड की। ये मुद्दा तो पुराना है, ये व्यवस्था भी पुरानी है, ये मांग भी पुरानी है, ये संकट भी पुराने हैं। तो आजकल ये चर्चा का कारण क्यों बना है? चर्चा कारण इसलिए बना है क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए एक बिल लाया है। अभी जो पिछला सत्र चल रहा था उसमें कई बिल लाए गए थे, जिसमें एक बिल वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 का भी था और इसके कुछ धाराओं में संशोधन करने की सरकार की मंशा है। लोकसभा में उसी मंशा से इस बिल को लाया गया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते कोई एक विशेष वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए जो भी उसके विरोध में या उससे जुड़ा हुआ कोई बिल संसद में आता है तो सारे विपक्षी दल उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें भी वही हुआ है और सुनने में यह भी आया है कि सरकार के जो सहयोगी दल है वो भी इस मुद्दे पर कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में उन्हें भी जाना है और ऐसे सभी दल हैं जिनका एक वोट बैंक मुस्लिम समाज भी उनके लिए है। तो वो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के बीच में पड़ना नहीं चाहते, वो हिंदू मुस्लिम के बीच पड़ना नहीं चाहते, वो इस तरह के संवेदनशील मुद्दों में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए अच्छाइयों को भी वो नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, न्याय को भी नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं और जाने अनजाने व्यवस्था में ही सही, वोट बैंक के कारण ही सही, वो कहीं न कहीं अन्याय को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। सहयोगी दलों ने साथ दिया होता तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता। जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। संयुक्त संसदीय समिति में अनेक दलों के सदस्य हैं और अब इस बिल पर उस कमेटी की राय के बाद ही कुछ होगा। हम देखते हैं कि ये बिल में जो संशोधन लाई है सरकार, वो है क्या, उसको देखना बहुत आवश्यक है। देखिए, 4-5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है संशोधन के। पहला यह है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है या नोटिफिकेशन जारी करता है या उसे अपना बताता है, तो जिसकी भी संपत्ति है, चाहे वो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो या सरकार की संपत्ति हो या किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, वह व्यक्ति या वो जो अपोजिट पार्टी का व्यक्ति है वो अपनी अपील किसी कोर्ट में नहीं कर सकता। वो अपनी अपील वक्फ बोर्ड के द्वारा ही संचालित एक ट्रिब्यूनल में करेगा, जिसमें में कमोबेश वही लोग बैठते हैं जो वक्फ बोर्ड से संबंधित होते हैं। अर्थात हमारे विरुद्ध मुकदमा आपको हमारी ही अदालत में लेकर के आना होगा।
मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी भी कोई व्यवस्था होगी किसी देश में, किसी समाज में, लेकिन भारत में है और ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। सरकार ने संशोधन किया है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो व्यक्ति इसको चुनौती दे सकता है, अदालत जा सकता है, और वह चाहे रेवेन्यू कोर्ट जाए, चाहे वो सिविल कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, सारी अदालतें उसके लिए खुली हैं। दूसरा जो विषय है संशोधन का आया था, उसमें ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जो निर्णय हो जाएगा, जो आदेश पारित हो जाएगा, उसको आप कहीं चुनौती नहीं दे सकते। वही बात की, आप अदालत नहीं जा सकते, आप सरकार के पास नहीं जा सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि आप इस निर्णय को ना माने। सरकार ने संशोधन करके कहा है कि नहीं, आप बिल्कुल अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, न्याय के लिए स्वतंत्र हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। एक और खतरनाक बात थी वक्फ बोर्ड में, ये सारे प्रावधान 95 के अमेंडमेंट में जुड़े हुए थे। उसमें यह था कि अगर किसी जमीन पर, किसी स्थान पर कोई मस्जिद बना दी जाए या कोई इस्लामिक प्रयोजन से उसका उपयोग शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसको वक्फ बोर्ड जो है की संपत्ति मान ली जाएगी। वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर सकता है, उसको ले सकता है। अर्थात अगर किसी ने अपने जमीन का एक टुकड़ा किसी के कहने पर किसी प्रयोजन के लिए दे दिया, वहां मस्जिद बना दी गई या वहां कोई किसी प्रकार का जलसा शुरू हो गया, किसी प्रकार का कार्यक्रम शुरू हो गया, और ये होता है कई बार गांव में, क्षेत्रों में जमीनें लोग दे देते हैं कि भाई ठीक है, सबका कार्य है, सामूहिक कार्य होना चाहिए, और कार्य शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वक्फ बोर्ड उस पूरे जमीन पर दावा ठोक देगा और उसको ले लेगा। संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जब तक उसे कोई दान नहीं देगा, बाकायदा डोनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा, तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं करेगा। भले ही उस पर मस्जिद क्यों न बनी हो, भले ही उस पर कोई भी इस्लामिक कार्यक्रम क्यों न होते हो, वक्फ बोर्ड का नहीं हो सकता हो, जब तक पूरी तरह से लिखा पढ़ी में वो चीजें वक्फ बोर्ड को हैंडओवर ना की जाए। एक और विषय इसमें बहुत गंभीर था जिसको सरकार ने संशोधन किया है, वो विषय है कि वक्फ बोर्ड में कोई महिला सदस्य नहीं हो सकती, किसी दूसरे धर्म के लोग सदस्य नहीं हो सकते, केवल मुस्लिम ही होंगे और मुस्लिम पुरुष होंगे, महिलाएं नहीं होंगी। अब ये विषय बड़ा कंट्रोवर्सी का हो जाता है क्योंकि वहां महिलाओं का अधिकार वैसे भी ना के बराबर होता है, तो वक्फ बोर्ड में भी वो चीजें रखी गई थी। सरकार ने इसको भी पलट दिया, कहा कि नहीं, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, 2 महिला सदस्य होंगे और 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इन सारी चीजों को लेकर के बहुत विरोध चल रहा है। मुस्लिम समाज के वो लोग जो इसका लाभ लेते आए हैं, वो ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसे इससे पूरे मुस्लिम समाज का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। जबकि सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड से अगर फायदा हो रहा होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बात क्यों आती कि ये विकास में इतने पिछड़ गए हैं और सबसे निचले पायदान पे चले गए। इसका सीधा मतलब है वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है और वो ऐसा माहौल बना रहे कि नहीं, ये सब के लिए सरकार तो मुसलमानों की व्यवस्थाओं को खत्म करने पर लगी हुई है, इसलिए इसका विरोध सबको करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या ये बिल ठंडे बस्ती में चला गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आपने देखा होगा पिछले वर्षों में जो थी, कोई भी बिल संसदीय समिति के पास बहुत कम जाता था।
ज्यादातर बिलों को वो टेबल पर पास करा लेते थे। लेकिन इस बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनको भेजना पड़ा और ये जेपीसी के पास गया है। अब जेपीसी के पास से जब आता है, वो किस रूप में आता है, किस सहमति के साथ आता है, उसके बाद ही तय होगा। और जब भी संसद में रखा जाएगा जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद क्या होता है, ये तभी इसका पता चलेगा कि इस पर क्या निर्णय हो पाएगा, संशोधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, भारत का बहुसंख्यक समाज वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की अपील कर रहा है और अल्पसंख्यक समाज भी, जो समझदार लोग हैं, वो भी ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उन्हें मालूम है कि इससे हमारे समाज का, हमारे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। जेपीसी में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जेपीसी की उलझनें कम नहीं हो रही, कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। एक प्रकरण में इसमें बहुत आवश्यक हो जाता है आपको बताऊं। जेपीसी की बैठक में बहुत सारे विषय आए। एक विषय है एएसआई का। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 4-5 बिंदु ऐसे रखे थे जो भारत सरकार की ओर से या सरकारी सिस्टम की ओर से भी वक्फ बोर्ड पर सीधे उंगली उठाई गई, उनकी दादागिरी पर उंगली उठाई गई। एएसआई ने क्या कहा था? एएसआई ने कहा था कि भारत सरकार के द्वारा जो संरक्षित स्मारक हैं, संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड उस पर भी दावा कर देता है और वक्फ बोर्ड कहता है कि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत उसको वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। अब वो संपत्ति उसे कहां से मिली, कैसे मिली, किसने दिया, नहीं दिया, ये सब विषय नहीं आ रहा। विषय आ रहा है कि नहीं साहब, हमारे पास अधिकार है और हम अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। यानी सरकार की संपत्तियों को तो लेना और आसान है इनके लिए, क्योंकि सरकार तो अपनी संपत्तियों का हिसाब भी नहीं रख पाती है और छोटे मोटे मामले में वो पेन भी नहीं लेना चाहते उनके लोग कि भाई छोड़ो, कौन इसमें वो करेगा, मुकदमेबाजी करेगा, झगड़ा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो बड़ी संख्या में ये एएसआई का दावा है कि सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया है और अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। इसके बाद एएसआई कहता है कि जो अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं वक्फ बोर्ड की, हमारे जो पुरातत्व के अवशेष हैं, हमें जो अधिकार 1958 का मिला हुआ है कि हम उन अवशेषों को, स्मारकों को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, उनकी देखरेख करें, तो हमारे अपने अधिकारों का टकराव होता है। 1995 का वक्फ बोर्ड अधिनियम 1958 के पुरातत्व विभाग के उस अधिनियम का उल्लंघन करता है, अर्थात सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में टकराते हैं। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, एएसआई ने यह भी कहा है कि जब ये टकराहट होती है, वक्फ बोर्ड अपनी बताता है, एएसआई अपनी बताता है, तो स्थानीय प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि दोनों सरकारी विभाग हैं और अगर झगड़े की स्थिति बनती है, विवाद की स्थिति बनती है, तो प्रशासन क्या करे इसमें। और एएसआई कहता है कि इसका लाभ उठा करके वक्फ बोर्ड जो है वो एक तरफा फैसला करता है और वो अपने न्यायाधिकरण में ले जाता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामला जाता है और वहां उनके लोग एक तरफा फैसला कर देते हैं उनके हक में। और यही नहीं, ये भी कहा एएसआई ने कि हमारे लोग जो वक्फ बोर्ड के संरक्षण के लिए, रख रखाव के लिए वहां जाते हैं, तो वक्फ बोर्ड बाधा पैदा करता है, वक्फ बोर्ड उनको भगाने की कोशिश करता है, कर्मचारियों को वहां जाने से रोकता है, बहुत प्रकार के मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और एक और बात उन्होंने रखी कि ऐसे भी कई मामले आए हैं कि वक्फ बोर्ड में स्मारक के पुराने स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया। कोई मोन्यूमेंटो है
तो वो इसलिए जाना जाता है कि वो एक बहुत पुराना 200, 400, 500, 1000 साल पहले का है। उसको उस रूप में लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। वो एक धरोहर है हमारी। उस धरोहर के मूल स्वरूप को परिवर्तित करने का काम भी वक्फ बोर्ड करता है। ये एएसआई ने अपना प्रेजेंटेशन में जेपीसी के सामने रखा है। इसके जवाब में ओवैसी साहब ने 120 संपत्तियों की सूची जेपी के सामने ला करके रख दिया और कहा, साहब एएसआई ने तो हमारी 120 संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ, हमको दे नहीं रही है। अर्थात हम अपना दुखड़ा रोने गए और उन्होंने हमारी कोई समस्या का कारण बता दिया। वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि नहीं साहब, मैंने तो इनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया, इनकी संपत्तियों को मैंने नहीं लिया है, इन्होंने हमारी संपत्तियों को लिया। अर्थात उनकी एक लिस्ट और तैयार है, उस पर भी उनका क्लेम है कि ये उन्हें हमें सौंप देना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक अधिनियम है और इसलिए ये चर्चा का बहुत विषय बना हुआ है। भारत सरकार चाहती है कि इसका निराकरण हो, देश के लोग भी चाहते हैं इसका निराकरण हो, अस्थायी समाधान हो। लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, ईमेल आईडी भी जारी की है, उनकी वेबसाइट पर भी है कि लोग अपना सुझाव दें, और बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं। लेकिन एक उसका मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि जो नोटिफिकेशन आया है वो भारत सरकार की ओर से, उसकी संभवतः तिथि खत्म होने वाली है और बहुत सारे लोग जो जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो उस पर अपना कमेंट भेज रहे हैं, सुझाव भेज रहे हैं। एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप जरा देखिए, थोड़ा सुनिए इसको। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। और कि मुस्लिम समाज के लोग क्या अपील कर रहे हैं, वो अपने लिए ये जीवन मरण का विषय बना लेते हैं हर मुद्दे को, और वो किस तरह से अपने समाज को कह रहे हैं कि आप इसको अपना सुझाव, सभी लोग अनिवार्य रूप से ये सुझाव भेजिए, अगर नहीं भेजेंगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सरकार जो है अधिकार सब छीन लेगी। उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा उनके लिए आज की डेट में नहीं है और हम सबको इसके लिए खड़ा होना चाहिए, लामबंद होना चाहिए। यह वीडियो आप देखें। इसके बाद मैं एनालिसिस करता हूं कि परिस्थितियां क्या हैं। देखिए, संसद की जो कार्रवाई होती है, आप जानते हैं किस तरह हंगामा होता है। उसी प्रकार से जेपीसी में भी वार्ता नहीं हो पा रही ठीक से, माहौल ठीक नहीं है, वातावरण को बिगाड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है। विपक्ष के जो सांसद नॉमिनेट किए गए हैं वो सब आरोप प्रत्यारोप पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हंगामे पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और विपक्षियों का एक तरफा झुकाव है वक्फ बोर्ड की ओर। वो चाहते हैं वक्फ बोर्ड के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, इस पर कुछ ना किया जाए। एनडीए के साथी भी इस मंजस में हैं, क्योंकि जैसे बताया मैंने, वोट बैंक का सवाल है, वो भी खुल करके इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते हैं। उनकी क्या स्थिति होगी ये तो जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। चिराग पासवान जैसे लोगों का बगावती तेवर आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार के विरुद्ध जाकर के भी बयान दिया। ऐसे कई सहयोगी दल हैं
जो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार धर्म संकट में है, भारतीय जनता पार्टी धर्म संकट में है, क्योंकि वो अपनी कार्यशैली से हट करके इन मुद्दों को डिसाइड करना चाहती है, लेकिन जब तक उनके कम से कम साथी तैयार नहीं होंगे वो इसमें सफल नहीं होगी। और विपरीत परिस्थितियों में काम करने की आदत अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डालना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां क्यों आई इसका समीक्षा भी उन्हें करना पड़ेगा। आगे इन परिस्थितियां और बिगड़ेंगी या ठीक होंगी ये उसके चिंतन का विषय है। और निश्चित रूप से सरकार को इस बोर्ड के बिल ने मजबूर कर दिया है कि वो आगे की योजनाएं बनाते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखे कि उसके सहयोगी दलों की भूमिका क्या होगी, विपक्ष की भूमिका क्या होगी, और सरकार उन बिलों को, उन कानूनों को पास करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, या आने वाले दिनों में उसकी सफलता असफलता का आकलन आने वाले चुनाव में भी पड़ेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए एक धर्म संकट का भी विषय है। आज का विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। आप सब वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।